नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, जनसत्ता के एडिटोरियल पार्ट से ली हुई। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। दूसरी लहर का असर कम पड़ने के साथ ही राज्यों ने 1.5 महीने से ज़्यादा की बंदी पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। यह अब अपरिहार्य हो गया है क्योंकि लंबे समय से कारोबारी गतिविधियां बंद पड़ी है। अर्थव्यवस्था को भारी चपत लग रही है। आम लोगों को पुलिस मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के अलावा कोई रास्ता बचता भी नहीं है। इसीलिए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्य अपने अपने हिसाब से प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। महाराष्ट्र ने ढील देने की 5 स्तरीय योजना लागू की है। ढील देने का पैमाना साप्ताहिक संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता को बनाया है। जहां खतरा सबसे कम होगा वहां सभी बाजार, मॉल, रेस्तरां, सिनेमाघर, खेल प्रतिष्ठान, जिम, सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को महामारी से पूर्व की तरह खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 3 घंटे के लिए बार, रेस्तरां आदि खोलने की छूट दी है। तमिलनाडु सरकार ने सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक सारे बाजार खोलने और दफ्तर खोलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ज़्यादातर जिलों में बाजार खोलने का समय बढ़ाया है। दिल्ली सरकार निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति तो पिछले हफ्ते ही दे चुकी थी। सच तो यह है कि महामारी का खतरा कहां से कम नहीं पड़ा है, अभी सिर्फ असर कम हुआ है। राहत की बात इतनी ही है कि संक्रमण की दर कम हुई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 95% से ऊपर है। मौतों के आंकड़े भी नीचे आ रहे हैं। ऐसे में सावधानी के साथ काम धंधे फिर से शुरू करने में कोई हर्ज नहीं। इससे तो हालात सामान्य बनाने में मदद ही मिलेगी। बंदी और पाबंदियों से सबसे ज़्यादा मुश्किल रोज़ाना कमाने खाने वाले तबके को हो रही है। इनमें दिहाड़ी मजदूरों से लेकर रेहड़ी पटरी लगाने वाले तक हैं, छोटे मोटे कारोबारी हैं। बंदी की सबसे ज़्यादा मार इसी तबके पर पड़ी है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। एक मोटा अनुमान यह है कि इस बार 1.5 महीने की बंदी से देश को 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मौजूदा हालात में फूंक फूंक कर ही कदम उठाने की ज़रूरत है। एक साथ सारी गतिविधियों को खोल देने फिर से बड़ा जोखिम पैदा हो सकता है। इसलिए हर जगह के हालात को देखते हुए ही ढील देना उचित होगा। गौरतलब है कि इस बार दिल्ली सरकार ने 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलाने की छूट दी है। मॉल और बाजार सम विषम आधार पर खुलेंगे ताकि बाजारों में भीड़ न बढ़े। राज्यों के सामने अब दोहरी चुनौती है। कारोबार गतिविधियां शुरू करते हुए जनजीवन को पटरी पर लाना है और संक्रमण को फैलने से रोकना है। छोटे बड़े कारोबार ही राज्यों के राजस्व का स्रोत होते हैं।
इसी से अर्थव्यवस्था चलती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हालात सामान्य बनाने में नागरिकों की भूमिका सबसे अहम है। डील का मतलब यह कतई नहीं कि अब सब कुछ सामान्य हो चला है। जरा सी छूट मिलते ही लोग किस कदर बेपरवाह हो जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। ऐसे में महामारी से बचाव के लिए जरूरी नियमों का सख्ती से पालन ही हमें संकट से बचाएगा, वरना फिर से घरों में कैद होने की नौबत आ सकती है। विराम पैरा। सक्षम राष्ट्र वही कहलाते हैं जो हर स्तर पर खुद को ताकतवर बना लेते हैं, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, प्रतिरक्षा या फिर आंतरिक सुरक्षा का मोर्चा। दुनिया के विकासशील देशों को इन स्तरों पर खुद को तैयार करने में खासी मशक्कत करते देखा जाता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों के सामने मुश्किलें कुछ अधिक होती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पैठ बना चुके और विस्तारवादी रणनीति पर कायम रहने वाले विकसित देश उन्हें अस्थिर करने की चालें भी चलते रहते हैं। भारत उन देशों में अग्रणी है। उसे न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर बल्कि सीमाओं पर भी निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। इसका बड़ा हिस्सा समुद्र से घिरा है, इसलिए समुद्री सीमा पर भी इसे उतनी ही मुस्तैदी बरतनी होती है जितनी जमीनी सीमाओं पर। समुद्री सीमा में उसे मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन की सामरिक रणनीति पर नज़र रखनी पड़ती है, पर अब श्रीलंका की तरफ से भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में समुद्री क्षेत्र में सामरिक शक्ति बढ़ाने की दरकार पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। इसी के मद्देनज़र रक्षा मंत्रालय ने देश के स्तर पर ही उच्च क्षमता वाली 6 पनडुब्बियां बनाने के 43,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उम्मीद की जा रही है कि इससे आने वाले सालों में समुद्री सुरक्षा को लेकर कुछ निश्चिंत हुआ जा सकता है। विराम पैरा। इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी की सबसे खास बात यह है कि इन पनडुब्बियों को देश में ही तैयार किया जाएगा। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी और दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम। भारत सरकार काफ़ी समय से कोशिश कर रही है कि रक्षा सामग्री का अधिक से अधिक निर्माण और उत्पादन देश के स्तर पर ही हो। पहले ही लड़ाकू विमान और थल सेना के इस्तेमाल लायक अनेक हथियारों को देसी तकनीक से बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। अगले कुछ सालों में वे सब साजो सामान सेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। उसी कड़ी में पनडुब्बी निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे एक तो विदेशी रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर से निर्भरता कम होगी, और अगर भारत ने रक्षा सामग्री निर्माण में अपनी क्षमता विकसित कर ली तो वह दूसरे देशों को भी अत्याधुनिक तकनीक के से लैस हथियार वगैरह बेच सकता है। जिस तरह उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत ने विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा करनी शुरू कर दी है,
रक्षा उपकरण के क्षेत्र में भी वह क्षमता विकसित कर सकता है। विराम पैरा। इसके अलावा भारत को इस समय सबसे बड़ा खतरा चीन की विस्तारवादी नीति से है। वह न सिर्फ अपने से लगी सीमा पर भारत को चुनौती देता रहता है, बल्कि उसके पड़ोसी देशों को भी अपने पक्ष में करके उसे परेशान करने की कोशिश करता देखा जाता है। अब उसने कुछ सार्क देशों के भीतर भी अपनी पेठ बना ली है। पाकिस्तान को तो वह प्रत्यक्ष समर्थन देता ही रहा है। नेपाल और श्रीलंका में भी अपनी उपस्थिति बनानी शुरू कर दी है। नेपाल के जरिए वह काला पानी पर भारत के दावे को चुनौती दे रहा है, तो श्रीलंका में आर्थिक मदद के जरिए उसने कोलंबो पोर्ट पर अपना अधिकार जमा लिया है। यानी अब वहां से वह अपनी सामरिक गतिविधियां भी संचालित कर सकता है। कोलंबो पोर्ट भारत की समुद्री सीमा से बिल्कुल करीब है, इसलिए उस क्षेत्र में भारत को अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी। नई पनडुब्बी परियोजना से निस्संदेह नौसेना की ताकत बढ़ेगी। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 100 WPM की। 11 मिनट और 25 सेकंड की डिक्टेशन थी। इसमें टोटल जो वर्ड है वो 1141 शब्द टोटल हैं। आप सभी लोग कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।